इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 10 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि एक पोएम है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, उसको पूरा डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर समरी आप देख रहे हैं, तो समरी जो है पहले तो पढ़ लीजिए समरी, और ये सारी चीज़ें रिवीजन वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको इस PDF को दे दूंगा। तो जब अभी तो समझ लीजिए, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो खाली आपको रिवीजन करना है, फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या पढ़ना है वो देखिए, ठीक है। ये भी एग्जाम के टाइम रिवीजन की चीज़ें हैं। तो अभी हम पोएम पढ़ेंगे, पोएम को पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर दिस पोएम वाज रिटन व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री। तो ये पोएम कब लिखा गया है? ये पोएम तब लिखा गया है जब हमारे देश पे ब्रिटिश हुकूमत का राज्य था, ठीक है। वी वेयर स्लेव्स टू ए फॉरेन पावर, हम लोग गुलाम थे फॉरेन पावर के, अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गुलाम बना के रखा हुआ था वो सब। रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड विजनरी वांटेड इंडिया टू अवेकन टू ए ब्राइट डॉन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड आवर ओन मेंटल चेंज। इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उस समय लिखा है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और वो एक नेशनलिस्ट थे और एक विजनरी थे जो चाहते थे कि इंडिया के लोग फ्रीडम पाएं। किस चीज़ से? दो चीज़ से, एक तो अंग्रेजों से फ्रीडम और दूसरे अपने सोच और अपने विचारों से और अपने कुप्रथाओं से फ्रीडम, ठीक है। दो चीज़ों से, एक आज़ादी अंग्रेजों से और दूसरी आज़ादी कुप्रथाओं से, ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम से, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, ख़त्म हुआ ना जी। ये सब चीज़ के वो विरोधी थे, मतलब जो भी प्रथा जो देश को बर्बाद करती थी उसके विरोधी थे वो। रीड द पोएम अलाउड वंस, एक बार इस पोएम को तेज़ी से पढ़िए, ठीक है, हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, छोड़िए ना। दिस देन रीड इट साइलेंटली, फिर धीरे से पढ़िए यार, फुर्सत कहाँ उतना, एक के बारे में सब हो जाएगा काम। इट वुड बी ए गुड आइडिया टू मेमोराइज द पोएम, ठीक है। पहले तेज से पढ़िए फिर धीरे से पढ़िए, ये गुड आइडिया है पोएम को याद करने का। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पोएम लिखने नहीं आता है, स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से आपको आंसर लिखना है। तो चलिए आते हैं हम लोग पोएम के ऊपर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन में भय नहीं हो, डर नहीं हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर फख्र से, गर्व से ऊंचा हो। जब आप आज़ाद होंगे तो आपके मन में डर भी नहीं होगा, और आपका जो सिर है वो फख्र से ऊंचा होगा, क्योंकि आप आज़ाद हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं लगेगा, फ्री का यहाँ पर मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के नॉलेज सबको मिले, ना कास्ट देखा जाए, ना कल्चर देखा जाए, ना रिलीजन देखा जाए, ना जेंडर देखा जाए, और नॉलेज सबको मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉलेज का, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर पैसे की बात नहीं हो रही है, फ्री मतलब पैसा नहीं है। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ शब्द टूटे नहीं, किस चीज़ से? अप इंटू फ्रैगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी छोटी बातों से, घरेलू बातों से। जैसे हम अपने समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाता है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जब आप एक समाज में रहते हैं तो हमारे दूसरे लोगों से, समाज के अन्य लोगों से मतभेद, छोटी छोटी बातों पे हमारा समाज टूटे नहीं, ठीक है। नॉट ब्रोकन बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि छोटी और संकीर्ण सोच, ठीक है, जिसे कहते हैं घटिया सोचता है आदमी, उस तरीके का घटिया सोच से हमारे समाज नहीं बटना चाहिए, टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए। फ्रैगमेंट्स मतलब पीसेस। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द जो है वो सच्चाई, मतलब जो शब्द निकल के आए ना, सच्चाई की गहराई से निकल के आए, सच्चे शब्द हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ आप अपने आप को परफेक्शन लाने के लिए, अपने आप में परफेक्शन लाने के लिए टायरलेस स्ट्राइविंग करें। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब दिन रात लगातार कठिन परिश्रम करें, ठीक है। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, जहाँ पर आपके जो विचार हों एकदम क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, एकदम मतलब पानी की तरह शुद्ध विचार हों, जहाँ आपके विचार पानी की तरह शुद्ध हों, और जो रास्ता न भटक जाएं, किस तरीके से? जैसे कि डेड हैबिट्स, यहाँ पर डेड हैबिट्स उस पुराने कुप्रथाओं के बारे में कहा गया है जिसकी तुलना रेगिस्तान के डियरी डेजर्ट सैंड से की गई है, रेगिस्तान के बालू से की गई है, जो कि बंजर होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो वैसे कस्टम्स, वैसे ट्रेडिशन जो बंजर हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उससे आपको क्या करना है? उसको अपने दिमाग में नहीं लाना है। ये जो है आपकी थॉट जो है एकदम क्लियर कट होनी चाहिए।
वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, यहाँ माइंड झुके, बाई दी का मतलब यहाँ पे गॉड है, ठीक है, THEE, यहाँ गॉड को कहा गया दी। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर जो है विचार जो आए वो भगवान के प्रति आए, ईश्वर के प्रति आए, आस्था आए, ठीक है, उसके प्रति सर हमारा झुके। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जहाँ संपूर्ण आज़ादी हो, किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं हो। माई फादर मतलब गॉड के बारे में कहा जा रहा है, गॉड को कहा जा रहा है माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हमारे कंट्री के लोगों को जिंदा करो, उठाओ मतलब कि भैया आप जो है अपने विचारों को बदलें और कुप्रथाओं को छोड़ करके अपनी आज़ादी की तरफ अग्रसर हों, ठीक है। तो ये हमारा पोएम हो गया कंप्लीट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा इस पोएम को। अब आते हैं हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। तो डिस्कशन में क्या करना है, देखिए यहाँ पर लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम वंस अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो कुछ लाइन्स है, इसको फिर से पढ़िए और कह रहा है कि आंसर करिए, ठीक है। तो क्या लाइन्स है, अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार लाइन्स पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका आंसर करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से है और खत्म कहाँ है, खाली वो देख लीजिए, पढ़ना क्या पढ़ तो दिए ही हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से लेके स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, ठीक है, यहाँ तक है। तब क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। क्या मतलब है इसका कि माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। टिक द करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। तो माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ डर नहीं हो, हेड इज हेल्ड हाई मतलब अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सो टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो भैया फियरलेस मतलब विदाउट फियर, सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब हेड इज हेल्ड हाई, सर गर्व से ऊंचा तभी होगा ना जब हमारी इज्जत होगी, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, मान सम्मान होगा। तो ये जो है सेकंड और थर्ड, इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट मीन बाई वेयर द नॉलेज इज फ्री। तो हमने बताया कि फ्री का मतलब क्या हुआ, जहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के नॉलेज सबको मिले, ठीक है। बाई वेयर नॉलेज इज फ्री द पोएट मीन्स वेयर नॉलेज इज अवेलेबल टू ऑल, सबको मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। द डोमेस्टिक वॉल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सेफ्टी, कंफर्ट एंड लव। डोमेस्टिक वॉल्स मतलब घरेलू दीवारें, ये क्या दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं सेफ्टी, कंफर्ट और लव को। लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक वॉल है ये सेफ्टी, कंफर्ट और लव को नहीं दर्शा रही है, यहाँ पर छोटी सोच को दर्शा रही है इस पोएम के अंदर। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। आर दीज द फीलिंग्स इवोक्ड बाय द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, क्या यही फीलिंग सेफ्टी, कंफर्ट और लव दर्शाया गया है इस पोएम में ना। इफ नॉट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, अगर नहीं तो जो 2-3 ऑप्शन दिया गया उसमें से बेस्ट है उसको बताइए। स्मॉल हाउसेज विच मेक अस फील क्रैम्प्ड, ना भैया ये तो नहीं है। आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड, छोटी और संकीर्ण सोच, ठीक है, पेटी मतलब छोटी और नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण सोच, ठीक है जी। छोटी और संकीर्ण सोच को नैरो डोमेस्टिक वॉल से दर्शाया गया, बताया गया है। तो ये हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर, why has the word tireless been used to describe striving। टायरलेस स्ट्राइविंग क्यों, टायरलेस के साथ स्ट्राइविंग वर्ड या स्ट्राइविंग के साथ टायरलेस वर्ड क्यों लगा हुआ है। देखिए टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब हो गया कि बिना थके, बिना रुके काम करना। तो जब भी हम कोई काम करते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी मतलब महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो हम बिना रुके, बिना थके काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, टायरलेस मतलब कंटिन्यूअस, लगातार काम करते रहिए, है ना जी, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए टायरलेस को स्ट्राइविंग के साथ क्या किया गया, जोड़ा गया है, बिना थके, कंटिन्यूअस काम करना, बिना थके काम करना है। व्हाट आर वी स्ट्राइविंग फॉर, हम लोग किस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, ठीक है जी, यहाँ लिखा है ना, देखिए वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिस्कशन फिर से, तो बाकी का जो बचा हुआ लाइन्स है पोएम का वो ये रहा। नाउ लेट अस रीड फर्दर। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ आपके थॉट, आपके विचार जो है एकदम क्लियर, पानी की तरह शुद्ध हों,
लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है क्या, इन द फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट हैज आइडेंटिफाइड रीजन विथ क्लियर स्ट्रीम एंड डेड हैबिट विथ ड्रीयरी डेजर्ट। ठीक है, सच एन आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड मेटाफोर, इसको बोलते हैं मेटाफोर। तो दो चीज़ें होती हैं जब हम किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे से करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, मेटाफोर और सिमली का यूज़ करके। ये रहा सिमली, ये रहा मेटाफोर। ठीक है, तो सिमली में क्या है, हम लाइक जैसा वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, लाइफ जो है फूलों की सेज नहीं है, गुलाबों की सेज नहीं है, कठिन है लाइफ। तो ये हो गया मेटाफोर। लेकिन यहीं पर अगर ये चीज़ देखिए, लाइफ इज़ नॉट एज कंफर्टेबल एज बेड ऑफ रोजेज, तो ये हो गया सिमली। अब लाइफ की यहाँ पर तुलना एज लगा के किए ना, या फिर लाइफ इज़ नॉट लाइक, तो ये जब वर्ड यूज कर देंगे हम ये एज लाइक, तब ये बन जाएगा सिमली। लेकिन बिना एज बिना लाइक को लगाए हुए जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि जीवन ये है, जीवन इसके जैसा है, जब हम कंपेयर कर देंगे तो सिमली, जब हम कंपेयर नहीं करेंगे, जब हम बताएंगे कि जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, तो मेटाफोर। जीवन फूलों की सेज जैसा है तब सिमली। ठीक है जी, जब कंपेयर करेंगे लाइक एज ये सब लगा करके तब सिमली, जब कंपेयर इस तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि वो क्या है, तब मेटाफोर। ठीक है, तो ये यूज़ हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा। बताया गया तो इसलिए हमने आपको बता दिया, काम भी आएगा एग्जाम के अंदर। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 को करें। Why is the region compared with clear stream? रीजन को क्लियर स्ट्रीम के साथ क्यों कंपेयर किया गया? रीजन मतलब कारण। तो जो हमारा थॉट है, जो इस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वो विज़न हमारा क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि भैया जो हम कर रहे हैं वो हमारा विज़न एकदम क्लियर है कि हम ये कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, हम कुप्रथाओं से आज़ादी चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ कंपेयर्ड विथ क्लियर स्ट्रीम। जितना क्लियर पानी होता है, क्लियर स्ट्रीम मतलब पानी की धारा, जितना क्लियर पानी की धारा होती है उतने ही क्लियर हमारे विचार, हमारे थॉट्स होने चाहिए। Where has region lost its way? जो मकसद है वो अपना रास्ता कहाँ भूल गया है? तो इन द dreary desert of dead habits, जो हमारे डेड हैबिट्स हैं, मतलब पुराने कुप्रथाएं हैं, उसके अंदर हमारा मकसद खो गया है। ठीक है, Look at the line dreary desert sand of dead habits. The sound D is repeated 4 times. D जो है 4 बार रिपीट हुआ है। dreary desert dead, ठीक है, डेड हैबिट 4 बार कहाँ आ गया भैया, तो 3 ही बार दिख रहा है। अच्छा चलिए, लिखा है उसने 4 बार तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 ही बार dreary desert dead habit। ठीक है, द साउंड डी इज रिपीटेड 4 times। वाई? द रिपीटेशन ऑफ साउंड गिव्स द लाइन अ म्यूजिकल क्वालिटी। जो रिपीटेशन ऑफ, अच्छा यहाँ भी है सैंड, डी 4 बार हो गया। तो जो है रिपीटेशन, डी का रिपीटेशन जो है ना, एक म्यूजिकल क्या देता है, म्यूजिकल क्वालिटी देता है, जिसको मतलब सुन करके एकदम मतलब क्या बोले कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसीलिए इस तरह की लाइंस को दिया जाता है, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। सेम वर्ड को 3-4 मतलब सेम, यहाँ देखिए सेम अल्फ़ाबेट को अलग अलग वर्ड्स में 3-4 बार यूज़ करने से क्या होता है, उसकी म्यूजिकल क्वालिटी बनती है। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड अलिटरेशन, और इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं अलिटरेशन। ठीक है, जब किसी भी पोएम में आप देखेंगे इस तरह का रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो रहा है या लेटर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो है कौन सा डिवाइस यूज हुआ है पोएम का, पोएटिक का, तो अलिटरेशन यूज हुआ है। वी विल नाउ गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। पोएम के पहले पार्ट में जाएंगे। कैन यू पिक 2 लाइन्स वेयर लेटर एंड साउंड आर रिपीटेड? क्या आप 2 लाइन उठा सकते हैं जहाँ लेटर और साउंड जो है रिपीटेड है? तो देखिए, द हेड इज हेल्ड हाई, एच 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 3 बार रिपीट हो गया ना, हेड हेल्ड हाई। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, एस 3 बार रिपीट हो गया। यहाँ टायरलेस में एस, स्ट्राइविंग में एस, फिर यहाँ स्ट्रेचेज में एस और आर्म्स में एस। ठीक है, तो हो गया, बस ये आंसर है। उसके बाद आप ओवरऑल क्वेश्चंस का हमने आंसर यहाँ पे दे दिया है, तो अब इन टेक्स्ट तो करा दिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको देख करके खाली कर लेना है। तो हमने बता दिया कि भैया पढ़ाई आपकी ऐसे हो गई,
उसके बाद एक बार आप खुद से पोएम को, जैसे कहा ना, एक बार हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया पोएम को, उसके बाद दोबारा क्या करना है, आपको खुद से पढ़ लेना है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है, और जब एग्ज़ाम का समय आएगा, एग्ज़ाम का टाइम आएगा, उस वक्त आपको रिवीजन करना है। रिवीजन शुरू में नहीं करना होता है, समरी उमरी पहले मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। समरी कब देखिए, रिवीजन कब करिए, जब पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाए। पहले से देखिएगा तो मतलब क्या बोले हम, आपका समय का बर्बादी है और कुछ नहीं। और समरी को पहले भी नहीं देखना, पहले पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद समझने के बाद समरी को देखना। अगर देखना भी चाहते हैं एग्जाम से पहले तो समरी को तभी देखिए जब आपका पूरा का पूरा जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखिए तो बेहतरीन तरीके से आपको समरी समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।